आज हमें कुछ स्ट्रेटजीज ऑफ एस्टिमेशन को डिस्कस करना है। तीन स्ट्रेटजीज शेयर की हुई हैं हमारे साथ बुक में, हमारे सिलेबस में, टू इम्प्रूव द मेथड ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, तो उनमें से जो पहली स्ट्रेटजी है वो है ये, ब्रेकिंग बिग थिंग्स इनटू स्मॉलर और एग्रीगेटिंग स्मॉलर थिंग्स इनटू बिग थिंग्स। क्या मतलब है इस बात का कि अगर हम बहुत बड़ी चीज के बारे में एस्टिमेट लगाना चाह रहे हैं ना, तो हम पहले उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फिर उन छोटे हिस्सों को डिवाइड करने के बाद छोटे हिस्सों का अंदाजा लगाएंगे और फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड और फार्मूलाज अप्लाई करके बड़ी चीज के साइज का या जिस भी चीज का हम एस्टिमेट लगाना चाह रहे हैं एस्टिमेट लगाएंगे। ठीक है, जी। या फिर हम ऐसा करेंगे, अगर हम किसी छोटी चीज का एस्टिमेट लगाना चाह रहे हैं तो हम पहले उसको कलेक्टिव वे में एक बहुत बड़ी चीज कंसीडर करेंगे, फिर उस बड़ी चीज का एस्टिमेट लगाकर उसको डिवाइड करेंगे टू सम एक्सटेंट, ताकि हम छोटी चीज का अंदाजा लगा सकें, एस्टिमेट लगा सकें। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ। कल हम बात कर रहे थे कि क्या नाम है, एक बिल्डिंग की बुलंदी कितनी है, हाइट कितनी है। तो उसके लिए क्या मेथड इस्तेमाल किया था हमने। यहाँ बहुत सारे लड़कों की हाइट में से करके तो उनको एक दूसरे के कंधे के ऊपर खड़ा नहीं करें और बच्चा, फिर। जब पहले हमने कहा था कि बिल्डिंग की हाइट को मेजर करने के लिए हम पहले ये चेक करेंगे कि उस बिल्डिंग में टोटल फ्लोर्स कितने हैं। जी जी जी। तो फिर हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए हम चेक करेंगे कि कितने लड़कों को एक दूसरे के कंधों के ऊपर खड़ा किया जाए कि हम पहली छत तक पहुंच जाएं। ठीक है, लेट्स सपोज तीन लड़कों को हम खड़ा कर पाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो और वो जो है ना पहली पहले फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। तो लेट्स सपोज 1.5 मीटर या 1.2 मीटर एक लड़के की हाइट है, तो उसको फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो फर्स्ट फ्लोर की हाइट पता चल जाएगी। ऐसे ही है। जी तो फिर हम लेट्स सपोज 10 फ्लोर्स हैं उस बिल्डिंग के, तो फिर हम उस फर्स्ट फ्लोर की हाइट को 10 से मल्टीप्लाई करके बिल्डिंग की हाइट मालूम कर सकते हैं, यानी कि एस्टिमेट लगा सकते हैं उसका। ऐसे ही है। जी। जी, तो इसी तरह आपकी बुक में एक और एग्जांपल दी हुई है कि अगर यहाँ पे हमने क्या मेथड इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमने ये वाला पहला वो पार्ट, इस स्ट्रेटेजी का पहला पार्ट इस्तेमाल किया कि हम बड़ी चीजों को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके एस्टिमेट लगा सकते हैं। अब जो एग्जांपल देने जा रहे हैं वो इसके सेकंड पार्ट की एग्जांपल देने जा रहे हैं कि एग्रीगेटिंग स्मॉलर थिंग्स इनटू बिग थिंग्स। ठीक है, बिगर थिंग्स। तो उसकी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है कि अगर हम एक पेज की थिकनेस मालूम करना चाह रहे हैं, एक पेपर की थिकनेस मालूम करना चाह रहे हैं, हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 50 60 या 100 150 पेजेस की का एक पूरा बंडल लेंगे। वैसे अंदाजा लगा लें कि अगर हम 200 पेजेस को इकट्ठा कर रहे हैं तो उसका कोई 3 सेंटीमीटर थिकनेस बन गई है। तो अब हम पेज की मोटाई मालूम करने के लिए, सिर्फ एक सिंगल पेज की मोटाई मालूम करने के लिए उस 3 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस पर। हम्म। जी तो जी जी। इस तरह हम छोटी चीज के बारे में एस्टिमेट लगाने के लिए हम उसका एक बहुत बड़ा स्टॉक अज्यूम करते हैं और फिर उस स्टॉक के बारे में एस्टिमेट लगाते हैं और एक प्रॉपर फार्मूला अप्लाई करके छोटी चीज की एस्टिमेट लगा सकते हैं। चलें, मैं एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ। हम्म। मैं आमों का बड़ा जी। शदाई हूँ, चूंकि मैं आम पैदा करने वाले शहर से हूँ, मुल्तान से ना। तो अगर हमारे पास 100 आम है, 100 मैंगोज, जी। और मैं चाह रहा हूँ कि आप 100 मैंगोज का मैथ मुझे बताएं, तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम मैस में कितने मैंगोज आएंगे। तो 1 किलोग्राम में हम अज्यूम कर लेते हैं कि 5 मैंगोज आए। तो अब आप मुझे बता सकती हैं कि 100 मैंगोज का मैस कितना होगा, कितना होगा। हाँ जी, वट विल बी द मैस ऑफ 100 मैंगोज। तो उसके लिए आप कैसे एस्टिमेट लगाएंगे, मुझे कोई मेथड बताएं। अभी मैंने आप पहले हम ढूंढेंगे एक मैंगो का कितना होता है और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जी, मैंने आपको बताया कि पहले आप अंदाजा लगाएं कि 1 केजी के अंदर कितने मैंगोज आते हैं। लेट्स सपोज 5 आते हैं।
ठीक है। ये 5 जी मैंगोज का मैस हो गया 1 kg। तो 100 का किस तरह निकालेंगे आप? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 kg को डिवाइड करो पहले 5 पर, तो ये हो जाएगा 0.2 kg पर 1 मैंगो। जी मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आंसर हो जाएगा? 20 20। जी kg। तो दैट्स हाउ वी कैन एस्टिमेट by dividing a larger number into a smaller number। जी ठीक है सर। ओके। एक और एग्जांपल जाने। अगर मैं कहूँ कि एक 1000 MB की फाइल है या वीडियो है या कोई, हाँ फाइल समझ ले, डॉक्यूमेंट है, उसको हम डाउनलोड कर रहे हैं। उस 1000 MB की फाइल को डाउनलोड करने में कितना टाइम लगेगा? उसके लिए हमें बच्चे पता होने चाहिए, हम आमतौर पे डाउनलोड करते रहते हैं छोटी फाइल्स, हम छोटे छोटे सॉन्ग्स बनाते हैं, वो डाउनलोड करते रहते हैं ना। तो लेट्स सपोज 5 MB की जी फाइल को डाउनलोड करने के लिए हमारे पास जो टाइम लगा था वो था 5 सेकेंड। हम्म। तो जी इस तरह से करेंगे ना, हम पहले कोई छोटी चीज को का अंदाजा लगाएंगे कि छोटी फाइल को डाउनलोड करने में कितना टाइम लगा। तो लेट्स सपोज 5 MB की फाइल को डाउनलोड करने के लिए 5 सेकेंड रिक्वायर्ड थे, या 10 सेकेंड रिक्वायर्ड थे। तो 1000 MB की मैं बात कर रहा था कि 1000 MB को डाउनलोड करने में कितना टाइम लगेगा। तो जब 5 MB के लिए टाइम है 10 सेकेंड्स, तो 1 MB के लिए कितना होगा? 500। नहीं मेरा बच्चा, नहीं दोबारा नहीं सोचें। नहीं। 1 MB विल बी जी 10 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 2 सेकेंड्स, जी है ना। तो अब हम 1000 MBs के बारे में एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 1000 MBs के लिए कितना टाइम होगा, 2 × 1000 यानी कि 2000 सेकेंड्स। तो बच्चे ये चीजें ना याद करने वाली नहीं है, हरगिज भी याद की हुई चीजों को नहीं पूछा जाएगा आपसे पेपर में। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आउट ऑफ द वे जाके एग्जांपल जो दे रहा हूँ ना आपको, वो सिर्फ आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि आप ये वाली स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली जो स्ट्रेटेजी है, ये हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं एस्टिमेशन के लिए, कि हम बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में डिवाइड करके कैसे उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैसे एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो ये मैंने बड़ी चीज़ों के लिए एग्जांपल्स दी हैं। आपकी बुक वालों ने भी एग्जांपल दी हुई थी, बुक बिल्डिंग वाली एक एग्जांपल है। जी ठीक है सर। हम आमतौर पे मैच के बड़े शदाई हैं, हम जाते हैं ना क्रिकेट खेलने के लिए। तो हम आमतौर पे जो पिच होती है ना हमारी क्रिकेट खेलने के लिए, उसकी जो लंबाई आमतौर पे होती है 20.2 मीटर। ठीक है। लेकिन जी उस वक्त तो हमारे पास कोई स्केल नहीं होता उसको मेजर करने के लिए, ना ही हम मीटर रॉड लेकर जाते हैं अपने साथ। तो हम क्या करते हैं, हम कदम नाप लेते हैं। हम 22 यार्ड्स चेक कर लेते हैं कि वो 22 यार्ड्स कहाँ तक पूरे होंगे। तो वहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 20.2 मीटर की लेंथ की एक पिच है। तो इस तरह से हम एस्टिमेट लगाते हैं वहां पे। हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं ना ये सारे काम। जी तो आपको एस्टिमेट लगाने की स्ट्रेटेजी को अपने जहन में क्लियर रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है वो है ये, एस्टिमेट एरिया एंड वॉल्यूम फ्रॉम लेंथ। ये भी आमतौर पे हम कर रहे होते हैं। आप एक रूम में बैठी हुई हैं, है ना। जी उस रूम के फ्लोर का एरिया कितना होगा, तो कैसे मालूम करेंगे? लेट्स सपोज आपके रूम की लेंथ जो है वो 2 मीटर्स है, और विड्थ जो है वो 3 मीटर्स है। तो इसका एरिया किस तरह मालूम करेंगे? 2 × 3 6 मीटर स्क्वायर, है ना। जी तो हम एरिया का अंदाजा लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं बाय एस्टिमेटिंग द लेंथ। जी अगर एट द सेम टाइम हमारे रूम की लेंथ और विड्थ भी पता हो हमें, और हाइट भी पता हो, तो हम उसका वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। हम्म। जी तो लेट्स सपोज हमारे रूम का की जो हाइट है ना वो 2 मीटर्स है। ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय
हाइट मैंने चेंज कर दिए। ये लेंथ विड्थ है, ये हाइट है, ये लेंथ है। तो कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 मीटर क्यूब। जी। तो इस तरह से हम एरिया और वॉल्यूम को ध्यान में रख के, सॉरी, एरिया और वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर शेप। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है एस्टिमेट द मास फ्रॉम वॉल्यूम एंड डेंसिटी। जी, आपके अगर हमें वॉल्यूम और डेंसिटी का पता चल जाए ना, तो हम उस ऑब्जेक्ट के मास का अंदाजा लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं, है ना। जी। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड जो है ना, आप सेट कर लें। हाँ, पहले तो मुझे बताओ डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। जो डेंसिटी होती है ना, उसके लिए फार्मूला क्या है। डेंसिटी के लिए फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है। जी। यहीं से अगर हम मास फाइंड आउट करें तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सही है। ये फार्मूला, बेसिक फार्मूला ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके। जी। तो अब मैं कुछ डेंसिटीज आपको, स्टैंडर्ड डेंसिटीज बता रहा हूँ, जिनसे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा, सही है। जी। एयर, सबसे पहले एयर का देखें। एयर की जो डेंसिटी होती है ना, वो होती है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो इस तरह की चीजें हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज के हवाले से, और ये पूछ ली जाती है। इसी तरह पानी का जो डेंसिटी की वैल्यू वो है 1000, यानी कि 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये जी। जी दो सर, बेस ठीक है। दो जी। बेसिक चीजें जहन में रख लें। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा के अंदर उड़ रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो हवा से कम है, सही है। जी। जी। ये एक एस्टिमेट लगाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी पानी से कम है। हम्म। और अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा के अंदर नहीं उड़ सकता, तो उसकी डेंसिटी हवा से तो ज्यादा होगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैर नहीं सकता, तो उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी, ठीक है। जी। तो अब आप एक छोटा सा बॉक्स ज्यूम करें। वो मेटल का बॉक्स है, कोई भी मेटल है। अभी मैं रेंडमली कोई एक बॉक्स दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और उस बॉक्स का हम मैस का एस्टिमेट लगाना चाह रहे हैं कि उस बॉक्स का मैस कितना है। तो कैसे इसका एस्टिमेट लगाएंगे हम। पहले तो इसको कंपेयर करो कि क्या ये हवा के अंदर उड़ेगा, पानी के अंदर तैरेगा या नहीं। तो बताओ। इसकी जो डेंसिटी होगी वो पानी से ज्यादा होगी। शाबाश। तो हम इसको पानी से ज्यादा इसकी डेंसिटी ज्यूम कर लेते हैं। 10⁻³ है ना, तो हम इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं, 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बहुत ज्यादा कर लिया हमने, लेकिन जस्ट फॉर एन इंस्टेंस टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल, ठीक है। जी। जब हमें डेंसिटी का पता चल गया, तो अब इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है उसका अंदाजा लगा लें, लेंथ विड्थ और हाइट को ध्यान में रखते हुए, जी। ठीक है। वॉल्यूम लेट्स सपोज आ जाता है वही 6 मीटर क्यूब। तो अब इस फार्मूले को जहन में रखते हुए हम इसका मैथ फाइंड आउट कर सकते हैं। हम्म। जी। ओके। तो कुछ इसी तरह से अगर हमें मैथ का और डेंसिटी का पता हो, तो हम इन दोनों को इस्तेमाल करके वॉल्यूम का भी अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। जी ठीक है सर। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी जिनकी मदद से हम क्या है कि अपने एस्टिमेशन को, एस्टिमेट लगाने के तरीके को बेहतर बना सकते थे। आई होप कि आपको स्ट्रेटजी समझ में आई होंगी, इतनी मुश्किल नहीं है। बट द मोर वी प्रैक्टिस, द मोर वी गेट द थिंग्स इजियर इनटू आवर माइंड।
आपकी बुक में काफ़ी सारी एस्टिमेशंस दी हुई हैं, उसकी पिक्चर मैंने शेयर की है आपके साथ, तो देखें ज़रा यहाँ पे। पहले लेंथ की एस्टिमेशंस देखें। सबसे छोटी चीज़ जो दी हुई है वो क्या है लेंथ की एस्टिमेट में करना? डायमीटर ऑफ अ प्रोटॉन। जी। वो कितना है? 10⁻⁻15। माइनस मतलब बहुत छोटा। हाँ, बहुत छोटा है। अब सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है जिसकी एस्टिमेटेड लेंथ दी हुई है? डिस्टेंस बिटवीन एजेस ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। हाँ जी, जो हमें जाहिरी तौर पे जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना यूनिवर्स को, जिसमें लाखों करोड़ों वो हैं गैलेक्सीज, तो उस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की डायमीटर की, यानी कि एक एज से दूसरे एज तक के डिस्टेंस की एस्टिमेशन यहाँ पे शेयर की गई है, वो है 10⁻26 मीटर। इसी तरह जी। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स, पहले इलेक्ट्रॉन के मैथ्स जो कि 10⁻−30 है ऑलमोस्ट, और सबसे बड़े मैथ्स की जो वैल्यू दी हुई है वो मैथ्स ऑफ आर यूनिवर्स 10⁻53 किलोग्राम। इसी तरह टाइम की, के मीन लाइफ टाइम ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, आपने 10th क्लास के लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चैप्टर में, कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियर होते हैं ना वो खुद ब खुद टूट के स्टेबल न्यूक्लियर बन रहे होते हैं। तो उसमें जो सबसे अनस्टेबल न्यूक्लियर है ना, उसका जो लाइफ टाइम बताया हुआ है वो है 10⁻22 सेकेंड। इसी तरह और भी काफ़ी सारी एस्टिमेशन दी हुई हैं, जबकि सबसे बड़ा जो टाइम का गैस दिया हुआ है, एस्टिमेट दिया हुआ है, वो है एज ऑफ आर यूनिवर्स, हमारी यूनिवर्स की उम्र कितनी है, वो 10⁻18। ठीक है, तो ये सारे जी। एक मरतबा ना आप वो देख लेना कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। शेयर करने का मकसद ये है कि आप इन तमाम को अपनी नज़र से गुजारें और आपको कुछ एस्टिमेटेड चीज़ें जहन में रहें। ठीक है। जी ठीक है सर। ओके, उससे नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जो इसी एस्टिमेशन से रिलेटेड है, कि एस्टिमेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन अडल्ट, adult man to walk up through stairs from ground floor to first floor। एक भाईजान है जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाने चाह रहे हैं और वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि इस भाईजान की सर्व करदा एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी फाइंड आउट करें। ठीक है, अब इस चीज़ का एस्टिमेट लगाने के लिए हमें क्या करना है? हमें पता है कि जब हम अर्थ की सरफेस से दूर जाते हैं तो हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती है ना। जी। जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला भी हमें पता है 9th क्लास से, वो है mgh। हम्म। जी जी सर याद है। जी, तो g की वैल्यू जो है ना वो तो कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब m और h के बारे में एस्टिमेट लगाना है पहले हमने। तो m किस चीज़ का m? वो भाईजान जो सीढ़ियों से ऊपर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो 70 kg दिया हुआ है। ठीक है, और इस फ्लोर की हाइट कितनी है? वो 3 मीटर दी हुई है ऑलमोस्ट। तो जब हमें ये कुछ एस्टिमेटेड चीज़ें जो हमें कैलकुलेशंस करने के लिए रिक्वायर्ड थी उनका एस्टिमेट लगा लिया हमने, तो अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी इस एग्जांपल की जो सॉल्यूशन है वो हमें पता है कि हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए mgh का फार्मूला मौजूद है। mgh में पहले हमें एस्टिमेट करना है कि उस भाईजान का मास कितना है, तो ऑलमोस्ट 70 kg हमने अज्यूम कर लिया। और दो फ्लोर्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना है? वो 3 मीटर्स है। जब हमें डिस्टेंस और मैथ्स का पता चल गया तो हम ये फार्मूला अप्लाई करके एनर्जी रिक्वायर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 70 मैथ्स है, 10 यहाँ पे यूज किया। ठीक है, ठीक है सर। एंड देन द आंसर विल बी 2100 जॉल। वैसे एस्टिमेट कर रहे हैं ना यहाँ पे हम, तो एस्टिमेशन में हम जी की वैल्यू को 10 अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जब हम आगे कुछ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे ना तो वहाँ पे जी की वैल्यू हमेशा 9.8 यूज करेंगे। यहाँ पर तो हम सिर्फ अंदाजे ही लगा रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर रहे। ठीक है। ठीक है सर।
ओके, उससे नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल्स हैं। एस्टिमेट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ लाइफ टाइम। अब आप मुझे बताएं कि हम पूरी जिंदगी में कितनी मर्तबा हमारा दिल धड़कता है, ये अंदाजा लगाना चाह रहे हैं। तो हमें किन किन चीजों का पहले पता होना चाहिए? कि एक दिन में कितनी बार शाबाश, हमारा हार्ट बीट वेरी करता गुड। है। तो हम एक दिन के अंदर हार्ट बीट्स की तादाद पहले फाइंड आउट करेंगे। तो एक दिन में भी हार्ट बीट्स की तादाद को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होगा कि हमें 1 घंटे की हार्ट बीट्स का पता हो। जी। 1 घंटे की हार्ट बीट्स का पता होने के लिए 1 मिनट की हार्ट बीट्स का पता होना चाहिए। ठीक है। जी। तो आम तौर पे जो डॉक्टर हजरात हार्ट बीट को चेक कर रहे होते हैं वो पर मिनट की हार्ट बीट की तादाद फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि हार्ट बीट्स पर मिनट कितनी होती हैं। तो वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो होती है ना, वो आमतौर पे 70 से 80 के दरमियान में होती है। ठीक है। जी। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले एवरेज हार्ट बीट अज्यूम कर रहे हैं, वो है 75 बीट्स पर मिनट। ठीक है। ठीक है सर। अब 1 मिनट की हार्ट बीट्स का पता चल गया, तो अब हम 1 घंटे की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? जी। वो कितनी हो जाएंगी? हमने इसको 1 मिनट की हार्ट बीट की तादाद को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। हम्म। जी। 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 अब नेक्स्ट क्या करना है हमने? एक दिन में कितनी हार्ट बीट्स हुई है। शाबाश। एक दिन के हार्ट बीट्स की तादाद को फाइंड आउट करने के लिए 1 घंटे के हार्ट बीट्स को हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब एक दिन का पता चल गया तो हम 1 साल का पता कर सकते हैं। तो हमने 365 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। मेरे ख्याल में जी। मरियम को बातें समझ में आ रही हैं। जी। जी सर। उसके बाद हमने कहा कि एवरेज लाइफ स्पेन कितना होता है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ना एवरेज लाइफ स्पेन अज्यूम किया गया है 60 ईयर्स। ठीक है। तो जी। 60 साल में हमारा दिल कितनी मरतबा धड़केगा, तो उसकी तादाद यहाँ पे फाइंड आउट की हुई है। जो हमने 1 साल में हार्ट बीट्स की तादाद थी उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और वो जो आंसर आ रहा है वो राउंड ऑफ फिगर में या साइंटिफिक नोटेशन में 2.4 इंटू 10⁻⁹ बीट्स per lifespan are. Estimate the estimate that how many hydrogen atoms does it take to stretch across the diameter of sun. सूरज के डायमीटर के अक्रॉस कितने हाइड्रोजन एटम्स को रखा जा सकता है। तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे सूरज का डायमीटर कितना है, वो है 10⁻⁹ मीटर। साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम 10⁻⁻10 मीटर। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सूरज के डायमीटर को हाइड्रोजन एटम के डायमीटर से डिवाइड करना होगा। सही है। जी। और वो करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10⁻⁹ हाइड्रोजन एटम्स।